13 साल पहले अफ्रीका की एक छोटी सी कंट्री टूनिशिया में शुरू हुआ था समथिंग नोन एज दी अरब स्प्रिंग्स। और ये जो अरब स्प्रिंग्स वहां से शुरू हुए थे, ये उसके बाद अफ्रीका के कुछ और देश और साथ में कुछ मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में भी फैल चुके थे। इसमें से एक देश था अफ्रीकन कंट्री लिबिया, जिसका परिणाम ये हुआ था कि भारत, जो कि लिबिया में काफ़ी बड़ा निवेश कर चुका था, स्पेशली उनके ऑयल सेक्टर में, उनको वहाँ से अनटाइमली एग्जिट करना पड़ा था। लेकिन आज 13 साल के बाद इंडिया ने ये अनाउंस किया है कि वी आर गोइंग टू री एंटर द लिबियन ऑयल मार्केट। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे ऑयल इंडिया, जो कि हमारी महारत्ना PSU है, दे हैव अनाउंस्ड दैट वी आर लुकिंग एट रिटर्न टू लिबिया आफ्टर द 2011 एग्जिट। नॉट जस्ट ऑयल इंडिया, इवन जो हमारी वन ऑफ द लार्जेस्ट PSUs है ONGC, उन्होंने भी कहा है वी आर ऑल्सो इन टॉक्स टू रीस्टार्ट द लिबिया ऑपरेशंस। यहाँ पर इनके द्वारा जो दिया गया स्टेटमेंट है वो भी आपके लिए पढ़ देता हूँ। ONGC के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है, वंस इट गेट्स स्टार्टेड फॉर ऑयल इंडिया द सेम विल अप्लाई टू अस, क्योंकि हमारा भी लिबिया की जो NOC कंपनी है उनके साथ सेम ही समझौता है। और हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि जो लिबिया के स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ से किसी ना किसी तरीके से अप्रूवल लिया जा सके, सो दैट हम लोग भी वहाँ पे एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग को एक बार फिर से शुरू कर सकें। मैं कहूँगा बहुत ही बड़ा मूव है, कंसिडरिंग कि लिबिया में अभी तक डेमोक्रेसी वापस नहीं आई है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया जो है वो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए वहाँ की जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट है उसके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑयल को सिक्योर करना है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि आखिरकार क्या वो इंस्टेंसेस थे, क्या वो परिस्थितियां थी जिसमें कि भारत को वहां से निकलना पड़ा, इंडिया का लिबिया के साथ कितना व्यापार हुआ करता था, आज क्या स्थिति है, और आज जो हम ये कोशिश कर रहे हैं री एंट्री करने की, इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। इन सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब नई दिल्ली के करोल बाग में और नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में आ चुके हैं, जहां पर आपके लिए 2025 और 2026 के लिए डेडिकेटेड बैचेस को शुरू किया गया है। करोल बाग में ये बैचेस आपके लिए इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल हैं और मुखर्जी नगर में ये सेम बैचेस आपके लिए हिंदी मीडियम में अवेलेबल करवाए गए हैं। इसके अलावा इवन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी बैचेस अवेलेबल करवाए गए हैं। UPSC के साथ साथ UPPCS के बैचेस भी अवेलेबल करवाए गए हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स या बैच में एनरोल करने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं, या फिर हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं, या फिर सबसे आसान तरीका है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया बिटली लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, उस पर अपनी कुछ जानकारी भरिए, मेरा ये वाला कोड भरिए और प्रायोरिटी बेसिस पे हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। आपकी जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व किया जाएगा। ऑल राइट, सबसे पहले लिबिया के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। लिबिया नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्री मानी जाती है। इसका आकार बहुत बड़ा है, हालांकि इसकी आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। ये आज की घड़ी में एक डेवलपिंग कंट्री है और इसका HDI में 104 रैंक देखने को मिलता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि लिबिया में दुनिया के 9th लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पे लिस्ट में देख भी पाएंगे कि ये नंबर 9 पे आपको लिबिया देखने को मिलता है, नंबर 10 पे USA देखने को मिलता है। हाँ, ये थोड़ा लिस्ट में ऊपर नीचे होता रहता है, कभी लिबिया 9 पे आता है, कभी 10 पे आता है, डिपेंडिंग अपॉन न्यू डिस्कवरीज एंड सो ऑन। लेकिन एक बात यहाँ पर जो बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट है वो ये है कि लिबिया अफ्रीका में सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स रखने वाला देश है, और जो मीठा क्रूड ऑयल होता है, जो हल्का और मीठा क्रूड ऑयल होता है, उसका एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन लिबिया की तरफ से हमें देखने को मिलता है। इंटरेस्टिंगली आपने ओपेक का नाम सुना होगा, तो ओपेक का जो संगठन है लिबिया उस संगठन का भी हिस्सा माना जाता है। ओपेक की मेंबरशिप भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, कभी कुछ देश आते जाते रहते हैं, जैसे रिसेंटली अंगोला, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, कतर जो हैं ये पहले एक समय पे सदस्य हुआ करते थे, अभी नहीं है, लेकिन अभी आज की डेट में ये वाली मेंबर कंट्रीज हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें लिबिया भी आपको एक कंट्री देखने को मिल जाती है। इंडिया लिबिया की बात करें तो 2011 के पहले क्या था, हमारी जो ONGC की हमारी जो इंटरनेशनल सब्सिडरी है ONGC विदेश लिमिटेड, ऑल्सो कॉल्ड एज OVL, और जो हमारी ऑयल इंडिया कंपनी है, इन्होंने IOC ने, इन तीनों ने मिलकर के लिबिया की जो कंपनी है NOC, इनके साथ मिलकर के एक समझौता किया था, जिसके चलते हम लोग लिबिया का जो घाड़ामेश बेसिन है और जो सिरते बेसिन है, यहाँ पर हम लोग ऑयल की एक्सप्लोरेशन कर रहे थे
और इन ब्लॉक्स को डेवलप भी कर रहे थे। इनकी लोकेशंस को यहाँ पे देख पाएंगे आप, लेफ्ट साइड पे जो आप देख पा रहे हैं ये घाड़ामेश का बेसिन है, और ये जो आप देख पा रहे हैं जो सिरते बेसिन है ये तो आपको भूमध्य सागर यानी कि मेडिटरेनियन सी के ही अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारी एक्सप्लोरेशन और यहाँ पर हमारी ड्रिलिंग वगैरह चल रही थी। लेकिन होता क्या है कि 2011 में सडनली लीबिया को डिक्लेयर करना पड़ता है फोर्स मेजॉर। फोर्स मेजॉर क्या होता है? बेसिकली ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जिसके चलते जो सामने वाली पार्टी है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाती। ये किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे कि कोई अर्थक्वेक हो, जैसे कि कोई भूकंप है, कोई हरिकेन है, कोई सुनामी आ गई, या फिर मान लीजिए कोई यहाँ पर युद्ध हो गया। और यहाँ पर लीबिया के केस में क्या हुआ था 2011 में, आपको याद करवा दें, अरब स्प्रिंग्स का जो आंदोलन था ये शुरू हुआ था इन द कंट्री ऑफ ट्यूनीशिया, जो कि लीबिया का पड़ोसी देश भी है। और ये जब अरब स्प्रिंग्स ट्यूनीशिया में शुरू हुआ था, वहाँ से फैलते फैलाते सबसे पहले ये गया लीबिया में, देन इजिप्ट में, और उसके बाद सीरिया और येमेन में भी ये अरब स्प्रिंग्स की मूवमेंट फैल चुकी थी। बिकॉज ये सब यहाँ पे देखने को मिला, इसका अल्टीमेटली परिणाम क्या हुआ था कि अरब स्प्रिंग्स के चलते लीबिया में शुरू हो गया था सिविल वॉर। और सिविल वॉर के चलते क्या हुआ था कि लीबिया में दो बड़े बड़े गुट बन गए थे। एक गुट था जो कि जिसको सपोर्ट थी वहाँ के लीडर गद्दाफी की, और दूसरा ग्रुप था जो कि वहाँ के रेबेल ग्रुप्स थे। लेकिन 2011 में गद्दाफी वाला ग्रुप हार चुका था और गद्दाफी को सत्ता से हटाया गया था, और जो रेबेल ग्रुप्स थे उन्होंने उनकी सरकार को हटाते हुए वहाँ पर अपनी एक नई सरकार बना ली थी। जिसका परिणाम बेसिकली क्या हुआ 2011 में, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ चुकी थी, डेमोक्रेसी पहले भी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी नहीं थी और बाद में बिल्कुल नहीं थी। 2011 में हमारी जो कंपनीज थी उनको वहाँ से एग्जिट करना पड़ा। इसका परिणाम क्या हुआ वो भी आपको दिखा देता हूँ। 2011-12 तक जो हमारा व्यापार हुआ करता था लिबिया के साथ, आप देखिए ये जो हैं एक्सपोर्ट्स हैं लिबिया से इंडिया को आने वाले, ये एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया को लिबिया जाने वाले। हमारे एक्सपोर्ट्स तो पहले भी बहुत कम थे, $200 मिलियन के आसपास ही थे, लेकिन हमारे जो इंपोर्ट्स थे लिबिया से वो ऑलमोस्ट 1000 मिलियन डॉलर के थे, मतलब कि $1 बिलियन के आसपास हम इंपोर्ट कर रहे थे। और उसमें भी 99% के आसपास जो हमारा इंपोर्ट हो रहा था लिबिया से वो रिफाइंड या क्रूड ऑयल का ही था। लेकिन उसके बाद आप देखिए ये स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ी कि 2021 तक आते आते सिचुएशन कंप्लीटली बदल चुकी थी। अभी क्या हुआ कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे लिबिया में वो तो $200 मिलियन से बढ़कर थोड़े $208 मिलियन हो गए, लेकिन हमारे जो इंपोर्ट्स थे वो बहुत कम हो गए, जो कि एक समय 1000 मिलियन थे वो गिरते गिराते केवल $325 मिलियन पर ही आ चुके थे। अभी भी हम लोग वहाँ से क्रूड ऑयल काफ़ी मात्रा में मंगवा रहे थे एज परसेंटेज ऑफ टोटल इंपोर्ट्स अगर बात करें, लेकिन ओवरऑल हमारे इंपोर्ट्स काफ़ी कम हो चुके थे। और इसी सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए अब हमने ये ऐलान किया है दैट वी आर नाउ गोइंग टू रीस्टार्ट। ऑयल इंडिया और ONGC यहाँ पे कोशिश कर रही है नए नए फॉरेन एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, और इसीलिए वो लोग लिबिया में ड्रिलिंग को रीस्टार्ट करने की बातचीत कर रहे हैं आफ्टर अ लॉन्ग गैप ऑफ 13 ईयर्स। यहाँ पे आपको फिर से रिमाइंड करवा दूँ, अभी तक लिबिया में डेमोक्रेसी वापस नहीं आई है। सरप्राइजिंगली जहां से अरब स्प्रिंग्स शुरू हुए थे टूनीशिया में डेमोक्रेसी वापस आ चुकी है, लेकिन लिबिया में हालात अभी भी बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन उसके बावजूद इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो लिया जाने वाला ये मूव है, मैं कहूँगा बहुत ही एक कठिन मूव है जो कि यहाँ पे लिया जा रहा है। खैर, ये जो यहाँ पे कदम लिया गया है, लिबिया के ऑयल मिनिस्टर ने भी इसको वेलकम किया है। इन्होंने कहा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां पहले आकर के एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करें, बिकॉज बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जिनको कि अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया गया है। स्पेसिफिकली यहाँ पर बहुत सारे मेडिटरेनियन में ऐसे इलाके हैं जहाँ पर नई ऑयल एंड गैस फील्ड्स को डिस्कवर किया जा सकता है। यहाँ पर माना जाता है कि ये लिबिया के ऊपर जो ये वाला सारा का सारा एरिया जो कि मेडिटरेनियन सी में है, ये वो एरियाज़ हैं जो कि अभी तक अनएक्सप्लोर्ड हैं, और अगर इनको एक्सप्लोर कर दिया जाता है तो अल्टीमेटली लिबिया की जो ऑयल प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। खैर, जो भी होगा, इंडिया के द्वारा जो ये लिया गया कदम है, दिस कैन एक्चुअली टर्न आउट टू बी अ वेरी विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द कंट्रीज। लिबिया को क्या फ़ायदा होगा, लिबिया वापस से अपने उन सुनहरे दिनों में चली जाएगी जब वो काफ़ी बड़े लेवल पे ऑयल प्रोडक्शन को करती थी, और उनका जो टारगेट है वो ये है कि वो वापस से 2 मिलियन बैरल्स पर डे को प्रोड्यूस कर सकें। इंडिया को फ़ायदा क्या होगा, इंडिया एक बहुत बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है, बहुत बड़ा एनर्जी का इंपोर्टर है। हमें जहाँ से भी तेल मिलेगा हमारे लिए फ़ायदा है,
और जितना हम लोग हमारे तेल के इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करेंगे हमारे लिए और भी बड़ा फ़ायदा है। तो अगर ये चीज़ आगे बढ़ती है तो कुल मिला के दोनों ही देशों को काफ़ी फ़ायदा इसमें देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों आपकी इस पे क्या राय है डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में आपको फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को लेके कोई भी डाउट है तो नीचे दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक कीजिएगा और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।